तो वेलकम क्लास 12। हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग। ठीक है, एक क्लास ऑलरेडी हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कर चुके थे। तो सभी लोग ज्वाइन कर लो पहले फटाफट। या हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अपनी क्लास कर रहे थे, डी ब्लॉक की। तो उसमें हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी, इन सभी चीजों को ऑलरेडी कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड से। ठीक है, इससे पहले का जो भी था दैट इज हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ बॉन्ड से। तो ध्यान से समझना है यहाँ से आप सभी लोग। ठीक। so unlike alkali and alkaline earth metal, the transition element have tendency to form covalent bond along with the ionic bond। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है ये कि जो हमारा alkali और alkaline earth metals होते हैं, unlike alkali and alkaline earth metal, the transition elements have tendency to form covalent bond along with the ionic, right? Now, generally the compound in which the smaller valency is excised are ionic, while those in which higher valency form covalent compound, right? So ये दोनों तरीके की चीज बनाते हैं, मतलब ये आयोनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। कब बनाएंगे? जनरली द कंपाउंड इन विच द स्मॉलर वैलेंसी इज एक्सरसाइज, जहाँ पे वैलेंसी छोटी होती है वहां तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। वाइल इन विच हायर वैलेंसी फॉर्म क्या बनाएंगे, ये फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करूं, so all the transition elements show typical metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity, and metallic luxure, except mercury, which is a liquid at room temperature, जो कि क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। With the exception of zinc, cadmium and mercury, all the other transition elements are much harder and less volatile। याद रखना, ये जो अपना जिंक है ना, जिंक ड्यू टू 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरीके से जो अपना कैडमियम है, ये है 4d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मरकरी है उसके पास भी 5d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, so due to this configuration, that is 3d10, 4d10 and 5d10, they have a fully filled electronic configuration, right? fully filled fully filled fully filled electronic configuration। So due to fully filled electronic configuration 3d10, 4d10 and 5d10, ये क्या होता है, 3d10, 4d10, 5d10 fully filled electronic configuration होने के चलते ये अलग बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, यानी ये हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। या बाकी सब हार्ड होंगे तो ये सॉफ्ट होंगे, बाकी सब कलर्ड होंगे तो ये कलर, राइट। तो ये सब चीजें इसके बारे में ध्यान रखना है हम लोगों को। देखो, because zinc, cadmium and mercury do not contain any unpaired electron. Just chromium, mobilium and tungsten contain the maximum number of unpaired electron, and such these are the hardest metal in their respective periods। ठीक है, जो क्रोमियम है, मोबिलियम है और टंगस्टन है, they contain the maximum number of unpaired electrons, and due to this only and as such these are the hardest metal in their respective period। तो ये आपको याद रखना है। चलो, all through the hardness and brittleness of the are associated with the covalent bonding between the metal atom, and the existence of metal bonding cannot be denied। ठीक है, so while the overlapping of the unfilled d orbital of the metal cause covalent bonding like copper हो गया, silver हो गया, gold आ गया, are particularly outstanding in their thermal and electrical conductivity। अब देखो भाई, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक एटम को तोड़ने की कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी एटमाइजेशन एनर्जी हाई है, मतलब इसको तोड़ने पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, मतलब उसके अंदर का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है।
है ना। यानी द एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्लोजली पैक्ड, पहली चीज, पहला रीजन तो ये है जिसके चलते इनकी एटमाइजेशन एनर्जी हाई होती है। दूसरा, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड because of the presence of large number of unpaired electrons in their atoms. These possess high enthalpy of atomization. याद रखना, so they are held together by the strong metallic bonds, right? They are held together by the strong metallic bond because of the presence of large number of unpaired electrons in their atoms. These possess high enthalpy of atomization, जिसके चलते इनकी atomization enthalpy क्या होती है, हाई होती है। Now, the metals of second and third series have a greater enthalpy of atomization than corresponding to the element of the first series. ठीक है, यानी जो metals हैं second और third series के, so having the greater enthalpy of atomization than the corresponding element of the first series. ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब चलो नेक्स्ट चले, देखो। अगर मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ये भी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, तो ध्यान से समझना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, सो द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई which is attribute to the strong interatomic bonding involving the participation of ns and n-1 d electrons, that is metallic bonding is stronger in them। ठीक है, यानी अगर मैं इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करूं तो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है, विच इज एट्रीब्यूटेड टू अ स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ एनएस एन एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज द मेटेलिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन देम, इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। नाउ इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल राइज टू अ मैक्सिमम एट D5। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एनोमलस वैल्यू ऑफ Mn एंड Tc एंड फॉल रेगुलरली एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज। क्या कह रहा है कि किसी भी रो में चले जाओ, चाहे तुम 3D में जाओ, 4D में जाओ या 5D में जाओ, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल राइज मैक्सिमम एट D5, यानी D5 जिसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एनोमलस वैल्यूज ऑफ Mn एंड Tc। ठीक है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली फॉल करेगा। However, zinc, cadmium, and mercury, due to the presence of completely filled n-1 d orbital, are not expected to have covalent bonding. Thus, their melting and boiling point are relatively low as compared to the other element of this block. तो ये तो हमेशा आप लोग याद रख लो, इन तीन का नाम, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इन तीनों का नाम याद रख लो। क्यों बोल रहा हूँ याद रख लो, इसलिए क्योंकि ये तीन ऐसे हैं ना, ये तीन ऐसे हैं कि जो सब प्रॉपर्टी शो करेंगे उनसे ये अलग ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, मतलब अभी आपने देखा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है और सबका ज्यादा है ट्रांजिशन का, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि इनकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो बस एक फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के चलते ही ये बहुत ही अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स। ठीक है, सो जिंक, कैडमियम, मरकरी, राइट। चलो नाउ ये देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट नॉट अकॉर्डिंग टू अदर स्केल। अब ध्यान से देखना, ये मैंने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताया। तो देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मतलब जैसे आप पहुंचे स्कैंडियम पे, देखा, तो उसका D5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्रोमियम पे पहुंचे स्कैंडियम से, सो आपने देखा कि उसका क्या है, बहुत ही ज्यादा है। क्या चीज बहुत ज्यादा है बेटा? तो उसका बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, सॉरी, बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट, देख रहा है? तो ये क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन में आता है D5। मैंने बताया था जिसका भी D5 होगा उसका मैक्सिमम होगा, या एमओ का देखो या टंगस्टन का देखो। ठीक, 1 2 3 4 5 ये D5 जहाँ पे आ रहा है, तो इन सबके मैक्सिमम शो कर रहे हैं। फिर धीरे से डिक्रीज हुआ है, एमएन का देखो कितना कम हो गया, फिर अगेन थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज होता शुरू हुआ है, फिर इनका सेम रहा है, फिर अचानक जिंक का बहुत ही कम हो गया। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है 3D 4D एंड 5D 6 का। डन। ये देखो उसी तरीके से एल है, जेडर है, एनबी है, मोबिलियम है, फिर कम हुआ टीसी का, उसके बाद फिर बढ़ गया, तो इस तरीके से बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी है पूरा, जिसके चलते ये मेल्टिंग पॉइंट का इस तरीके का पैटर्न ये लोग शो करते हैं। ठीक है, तो साफ साफ पता लग रहा है क्रोमियम का मैक्सिमम है, मोबिलियम का मैक्सिमम है, टंगस्टन का मैक्सिमम है, एंड दे कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज वेल।
इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, जिसके चलते ये इस तरीके का बिहेवियर शो कर। चलो अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की। सो ट्रांजिशन एलिमेंट शो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरिंग यूजली बाय द यूनिट ऑफ वन, है ना, मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और सब में तुम देखोगे तो +1 का ही फर्क आ रहा है। सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट n-1 d electrons may get involved along with the ns electron in bonding, as electrons in n-1 d orbital are in an energy state comparable to ns electron। ठीक है, सो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और सब में डिफरेंस एक का ही होता है। एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, क्यों? क्योंकि n-1 डी इलेक्ट्रॉन जो है मे गेट इन्वॉल्व along with ns इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी जो n-1 डी इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है? ns इलेक्ट्रॉन के साथ इन बॉन्डिंग, एज इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी ऑर्बिटल आर इन एनर्जी स्टेट कंपेरेबल टू ns, ठीक है। नाउ the stability of a given oxidation state depends on the nature of the element with which the transition metal is combined, है ना, यानी जो स्टेबिलिटी होती है गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। जैसे MnO4 के साथ है कि MnF के साथ है, तो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के साथ है, फ्लोरीन के साथ है, Cl के साथ है, किसके साथ कंबाइन हो रहा है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट विथ विच द ट्रांजिशन मेटल इज कंबाइंड। The highest oxidation state are found in compounds of fluorides and oxides because of the most electronegative nature of fluoride and oxide. So fluoride और oxide का most electronegative nature होने के चलते, ठीक है, the highest oxidation state are found in the compounds of fluoride and oxide because of the most electronegative nature of FNO, ठीक है, ये याद रखना है आपको। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, जैसे एलिमेंट हो गया स्कैंडियम, ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3। सो पेपर में ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि आप मुझे 3D सीरीज का एक ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताओ जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता हो, तो याद रखना वो स्कैंडियम है, जो सिर्फ क्या शो करता है? +3। उसी तरीके से टाइटेनियम है, देखो +2 कर रहा है, +3 कर रहा है, +4 कर रहा है। अगर वेनेडियम की बात करूं तो वो +2 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है, +4 भी कर सकता है और इवन +5 भी कर सकता है। क्रोमियम देखो सबसे ज्यादा 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 4 5 6 तक। और Mn की बात करो तो भाई ये तो 7 तक कर गया। यानी कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, तो सीधा क्या बोलोगे? सीधा क्या बोलोगे? maximum number of oxidation states shown by the Mn, right? So maximum number of oxidation states shown by Mn, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये सबको याद रखना है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? मैंगनीज। और मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करेगा? स्कैंडियम, राइट। सो स्कैंडियम देखो +3 का करेगा, सॉरी, और जो मैंगनीज है वो कहाँ तक कर रहा है बेटा? +7 तक कर रहा है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मुझे डी ब्लॉक के दो एलिमेंट्स का नाम बता दो फटाफट, एक वो जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बोलना है स्कैंडियम। और कोई पूछे एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उसका नाम क्या बोलोगे? मैंगनीज। सो ये एकदम अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना ये चीज सभी को? ठीक है बेटा, चलो। नाउ सिमिलर Fe, तो Fe क्या शो कर सकता है? करने को तो +2 3 4 5 6 कर सकता है, बस मोस्ट कॉमन जो शो करता है वो क्या होता है? +2 एंड +3, ये इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है ये भी देख लो। Fe हम सबको पता है, Fe होता है 3d6 4s2, तो ये होता है 3d6 4s2। अब देखो इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कहाँ पे पहुंच गया ये पहुंच गया 3d6। अब मान लो इसके पास एक चांस है कि एक इलेक्ट्रॉन और लूज करे, तो ये 3d5 पे पहुंच गया। और आप सबको पता है कि डी के लिए डी जो फर्स्ट फर्स्ट सीरीज है, तो डी के लिए D5 कितना स्टेबल होता है ना। तो डी ब्लॉक में हम सबको पता है कि टोटल 5 ऑर्बिटल्स ही तो होते हैं। उन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर 1 2 3 4 5, तो 5 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो? तो 5 मतलब फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोस्ट स्टेबल वन। ये हम लोग को पहले दिन से पता है कि भाई या तो आप D5 करा लो या D10 करा लो, ये बहुत स्टेबल होते हैं। यानी Fe+2 की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d5 पे पहुंच जाए, लेकिन 3d5 पे आके वो स्टेबल हो गया। तो एक बार अगर वो 3d5 पे आके स्टेबल हो गया, इट मींस क्या? इसका मतलब ये है कि अब वो फर्दर क्या
फर्दर वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो तो स्टेबल हो गया। 3D6 वाले के पास ऑप्शन था कि भाई 3D5 ना बहुत स्टेबल फॉर्म दिख रहा है, क्या मैं वहां चला जाऊं? तो बिल्कुल उसने बोला एक इलेक्ट्रॉन लूज करो और पहुंच जाओ 3D5 पे। लेकिन 3D5 इज वेरी मच स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। सो ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी, ये 3D4 3D3 में आना पसंद बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए जो Fe है वो कौन सा दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा? +2 and +3। क्लियर है? उसी तरीके से आपका कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, और जिंक +2। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट ये बहुत अलग अलग टाइप के ये लोग शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बात कर रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको क्लियर हो गया ना ये चीज कि द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड इन द कंपाउंड्स विथ फ्लोराइड एंड ऑक्सीडाइज। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे Mn का है तो +7 तक शो कर रहा है, तो क्या +7 किसके साथ शो करेगा? +7 क्या वो सबके साथ कर देगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कंबाइन है ना, कि वेदर इट विल कंबाइन विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नॉट। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हुआ तो वो करेगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलो, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। जैसे कि देखो, वाई कितना कर रहा है? 3। जिरकोनियम कितना कर रहा है? +4। Nb3n5। तो इसमें मैक्सिमम कौन कर रहा है? Ru कितना कर रहा है? +8 तक कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसकी देखूं तो ये देखो यहाँ पे W आ गया। ठीक है, सो ये भी, और ये कितना OS कहाँ तक कर रहा है बेटा? +8 तक। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय OS। ठीक है, और मिनिमम इज शोन बाय +3 बाय स्कैंडियम, और वी से द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द 3D 4D एंड 5D सीरीज। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का बेटा, नेक्स्ट क्या आता है? सो नेक्स्ट आता है हम लोगों का, या नेक्स्ट आता है हम लोगों का, दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। तो ये तो हमें पता लगी क्या कि जो फर्स्ट मेंबर है दे जनरली शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अभी हमने तीनों का फर्स्ट मेंबर देखा, चाहे वो 3D सीरीज की बात हो, चाहे वो 4D सीरीज की बात हो, चाहे वो 5D सीरीज की बात हो, तो क्या शो कर रहे हैं? They generally show +3 oxidation state. Except scandium, the most common oxidation state of the first row transition element is +2, which arise due to the loss of two 4s electron. तो दो 4s electron lose करके जो most common oxidation state show करते हैं, except scandium क्या करते हैं? +2. Now, in second and third oxidation state, bond forms are mostly ionic. यानी जो second and third oxidation state में जो bond बनता है, वो कैसा बनता है? Bond formed are mostly ionic. यानी in the compound of the higher oxidation state, that is MnO4 negative, the bond formed are essential covalent. Right. Now, some transition element also show an oxidation of 0 in their compound, like nickel carbonyl हो गया, FeCO हो गया। यहाँ पे ये 0 मतलब मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्ड होता है ना, इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बेटा, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। तो जो मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड होता है, यहाँ पे ये लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा शो करते हैं? 0 का भी करते हैं। ठीक है, सो दैट सम ट्रांजिशन एलिमेंट आल्सो शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0 इन देयर कंपाउंड लाइक NiCO4 एंड FeCO5। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी। यानी पहला, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, इट जनरली शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, एक्सेप्ट स्कैंडियम, the most common oxidation state of the first row transition element is +2, which arises due to the loss of two 4s electron. ठीक है, now in second and third oxidation state bond formed are mostly ionic। यानी जो भी second और third oxidation state में bond बनता है वो ionic बनता है। When the compound of the higher oxidation state, the bond formed are essentially covalent। लेके हो गया 7 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बनेगा। ठीक है, now some transition element also show an oxidation of 0 in their compound like NaCO4 FeCO5, इसमें वो लोग 0 भी शो करते हैं। Now, in general, for the first four element of the transition series, higher oxidation state are more stable than the lower oxidation state. So ये भी आपको बहुत अच्छे से नोटेट करके याद रखना है बेटा, क्या कि अगर मैं जनरली बात करूं, इन जनरल फॉर द फर्स्ट फोर एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, जैसे आपका हो गया स्कैंडियम हो गया,
टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है। सो इन जनरली फॉर द फर्स्ट फोर एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. Now, for the next five elements, lower oxidation state are more stable than the higher oxidation state. For example, chromium 3 is much more stable than chromium 2, but Mn2 is much more stable than Mn plus 3. As we can see, Mn plus 2 having electronic configuration 3d5 and Mn plus 3 having electronic configuration 3d4. So this can't be stable, right? Why? Because we know that d5 is the stable form. D5 is the stable form. So this d4 cannot be the stable form, right? That's why Mn plus 2 are more stable than Mn plus 3, because in Mn plus 2 it having electronic configuration 3d5, वो जो कि ज्यादा स्टेबल है, जबकि Mn plus 3 में 3d4 हो गया, तो बिल्कुल चाहेगा ही नहीं है कि मैं 3d5 को छोड़ के 3d4 में जाऊँ. ठीक. नेक्स्ट देखो, among the group of D block elements, the higher oxidation state are favored by the heavier member. The opposite is true in P block, right? That is in group 6 Mu, that is the Mobilium 6 and Tungsten 6 are found to be more stable than the Chromium 6. Okay. So among the group of D block element, the higher oxidation state are favored by the heavier members. That is the opposite is true in the P block. इसके बिल्कुल opposite behave करते हैं. अब देखो, thus chromium 6 is the form of the dichromate in the acidic medium, strong oxidizing agent, whereas MoO3 and WO3 are not. Only Ru and OS, ये भी भाई नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Only Ru and OS show +8 oxidation state in their compound. So सिर्फ Ru और OS ही है जो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +8 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में. डन. रिमेंबर करो एक चीज, फटाफट देख लेते हैं रिमेंबर रखने वाले क्या पॉइंट है यहाँ पे. जस्ट राइट. चलो. सो क्या रिमेंबर रखना है यहाँ पे पॉइंट, तो ध्यान रखना है. All copper 2 halides are known except the iodides as copper 2 oxidize I negative to I2. ये याद रखना है बेटा कि जितने भी कॉपर 2 के halides होते हैं, चाहे वो कॉपर क्लोराइड हो, CuCl2 हो, they are known except the iodide as copper 2 plus oxidized to I2, right? However, many copper compounds are unstable in aqueous solution and they undergo disproportionation. What do you mean by this term disproportionation, beta? Disproportionation means self oxidation and reduction. Okay, that is 2 copper plus give us copper 2 plus and copper. So the stability of copper 2 plus aqueous rather than copper plus aqueous is due to much more negative delta, right? Delta H naught, this is of copper 2 plus then copper plus, which is more than that of compensate from the second ionization enthalpy. So ये याद रखो. चलो मैं ऐसे समझाता हूँ. अगर मैं बात करूं कॉपर कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस का, so copper having electronic configuration 3d10 4s1, right?
3d10 4s1। अब देखो कॉपर प्लस हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10, कॉपर प्लस 2 हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9। अब देखो मैं बोलूं अगर कॉपर प्लस जो है वो तो 3d10 में है और बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, कॉपर प्लस 2 है वो थोड़ा सा लेस स्टेबल है। ठीक है। अब देखो द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉपर प्लस 2 आयन रेदर देन कॉपर प्लस 1। भाई स्टेबल ऐसे देखने में तुम्हें कौन लग रहा है, कॉपर प्लस लग रहा है ना, क्योंकि कॉपर प्लस का 3d10 है, काफी स्टेबल एज कम्पेयर टू कॉपर प्लस 2 जिसका 3d9 है। तो भाई स्टेबिलिटी तो कॉपर प्लस की ज्यादा दिख रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? सो द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 aqueous rather than copper plus is due to much more negative delta H। ठीक है, जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, एंथैल्पी की वैल्यू होती है, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती है कॉपर प्लस 2 के लिए। ठीक है, as compared to copper plus which is more than that of compensate from the second ionization enthalpy of copper। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कॉपर प्लस 2 है वो ज्यादा स्टेबल होगा कॉपर प्लस 1 से। ठीक। अब देखो क्या दिमाग रखना है। So while solving problem based on the oxidation state, always keep in mind, क्या दिमाग में रखना है? That is the atomic number of the element and their electronic configuration। इसको हमेशा याद में रखना है। ठीक है, जैसे मैं 3D सीरीज की बात करूं तो तुरंत तुम्हें ध्यान आ जाना चाहिए कि भाई स्कैंडियम से शुरू करना है, साइंस, देन टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, फेयर, दैट इज कॉपी, निकल, कॉपर और जिंक। ये तुरंत याद आना चाहिए कि ये 21 से शुरू होता है और 30 पे खत्म होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो तुम्हें राइट, ये पूरा सीरीज याद होना चाहिए। सो एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट इज 21 से शुरू हो रहा है, 30 तक जा रहा है, एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई इसका 3d1 होगा, अगले का 3d2 होगा, फिर 3d3 होगा, कॉपर में एक्सेप्शन है, 3d5 हो जाता है इंस्टेड ऑफ 3d4, बाकी सब में 4s2 तो लगा ही है ना, तो ये सब तो याद कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद होनी चाहिए। नाउ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली चीज क्या होगी? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो एक चीज तो याद रखो आप, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, minimum oxidation state is generally +2 but it is +3 for scandium, याद रखना। सो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली कितना है? +2 है, बट इट इज +3 फॉर द स्कैंडियम एंड क्रोमियम एंड +1 फॉर कॉपर एंड एजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वैसे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 शो करते हैं, बट इट इज +3 फॉर स्कैंडियम, ठीक है, एंड क्रोमियम एंड +1 फॉर कॉपर एंड एच। ठीक है, नाउ मतलब स्कैंडियम और क्रोमियम ना +1 शो, +2 शो नहीं करेंगे, वो +3 करेंगे, और कॉपर और एजी +2 ना करके +1 करेंगे। अब देखो transition element in the lower oxidation state, that is by the +2 and +3 from ionic compound, while those in the higher oxidation state from the covalent compound, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एनी ट्रांजिशन एलिमेंट इज फाउंड इन इट्स कंपाउंड विद फ्लोरीन ऑक्सीजन। ये भी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज फ्लोरीन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है। सो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, वो कहाँ मिलता है? फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, एज दीज हैव वेरी स्मॉल साइज एंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन। Lower oxidation state are found when the complex compound has a ligand like carbonyl, which is a capable of a pi acceptor, ठीक है, which is a capable of pi acceptor character is addition to its sigma bonding। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद सीधा चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, ये भी एक अलग प्रॉपर्टी है। देखो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के अंदर the E0 values of all the transition metal except copper is lower, that we, or we say negative, than that of hydrogen taken as 0। ठीक है, so the E0 values होती है of all the transition metal except copper is low, है ना, यानी कॉपर को छोड़ दो अगर, तो E0 वैल्यू सभी ट्रांजिशन एलिमेंट की बहुत ही कम होती है, मतलब नेगेटिव होती है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से सब ऊपर ही आएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, नेगेटिव में। Thus all the transition element with the negative reduction potential liberate hydrogen from the dilute acid, और ये सभी के सभी हाइड्रोजन को लिबरेट कर देते हैं। ठीक है, सबके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन को लिबरेट करने की।
डन। चलो, so that's all the for example inert value for the first order transition metal is given. For example vanadium का -1.18 हो गया, क्रोमियम का -0.91 हो गया, मैंगनीज का -1.18 हो गया, Fe का -0.44, कोबाल्ट का हो गया -0.28 और निकल का हो गया -0.5, कॉपर का हो गया +0.34 वोल्ट। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज होती है हमारी फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। ठीक है, चलो। Most transition metal are inert towards the acid or react slowly with them because of the protective layer of oxide। यानी ज्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं टुवर्ड द एसिड्स और रिएक्ट स्लोली विद देम बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। In case of chromium, despite a negative gain enthalpy, it is quite inert chemically because of the formation of chromium 3 oxide that is Cr2O3 on its surface। ठीक है, now अब देखो the E naught of M2 to M values are not regular for the 3D series। मतलब M2 से M का जो रिडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। the value are not regular for the 3D series element। the lower the electrode potential, that is more negative the standard reduction potential of the electrode, the more stable is the oxidation state of the transition metal in the aqueous solution। ऐसा माना जाता है। अब आते हैं सीधा नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं फटाफट। सो ऑल दिस एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज एक्सेप्ट कॉपर हैज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और वी से दैट इज स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल लोअर देन हाइड्रोजन। Hence all of them except copper are good reducing agent, है ना। यानी जितने के जितने 3D सीरीज के होते हैं एक्सेप्ट कॉपर हैज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से लोअर होता है। भाई हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट, जीरो। और वो सबकी वैल्यूज होती है नेगेटिव में, तो इनसे तो कमी है ना। यानी ऑल द एलिमेंट of the 3D series except copper has SRP, that is standard reduction potential lower than H। Hence all of them except copper are a good reducing agent। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी होंगे they are a very good reducing agents। However, they are not as a good reducing agent as the metal of the first, second, and 13th group। Next, and the most important property, that is a colored compound of complex formation। So most of the compound of transition metal are colored in solid state or solution, है ना। यानी बहुत सारे compound transition metals के जो होते हैं, most of the compounds of the transition metals are colored in the solid state or solution। The color of the transition metal ions arise from the excitation of electron। तो ये तुमसे कोई पूछ सकता है भाई कि कलर तो होते हैं, ठीक है, कलर क्यों होते हैं? So the color of the transition metal ion arise from the excitation of the electron from d orbitals of lower energy to d orbital of higher energy। मतलब देखो ये डी डी की सीरीज होती है, एक को बोलते हैं T2G, एक को बोलते हैं EG, पढ़ेंगे। तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। सो द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन अराइजेस फ्रॉम द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d orbitals of lower energy to the d orbitals of higher energy, that is dd transition। Now, the transition metal ion which have a either completely filled d orbital or completely empty d orbital are colorless because these are not capable of showing dd transition। ठीक है, यानी जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं विच जिसका आइदर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो या कंप्लीटली एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, या तो फुल्ली फिल्ड हो या बिल्कुल खाली हो, वो कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता ना। जैसे मान लो यार ये ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ दस, तो ये फुल्ली फिल्ड है, तो इनमें जगह ही नहीं है ट्रांजिशन करने के लिए। सो आइदर द ट्रांजिशन मेटल आयन व्हिच हैव द फील्ड ऑर्बिटल और दोज, राइट, हाँ पैरामैग्नेटिक बेटा, राइट, बिल्कुल सही, दोज हैविंग द डी ऑर्बिटल। मतलब ये ध्यान से समझो, जो फुल्ली फिल्ड होते हैं ना वो डायामैग्नेटिक कहलाएंगे, डायामैग्नेटिक। और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे ये देखो एक दो तीन चार पांच, तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। ठीक है, पैरा। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरा, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डाया। ठीक है, ये याद रखना है बस। चलो,
So these the transition metal ion which have either completely filled d orbital or completely empty d orbital are colorless because these are not capable of showing dd transition. So the color of the transition metal complex is depend on how big the energy difference in between the two d level. अगर एक d level और दूसरे d level, जैसे इसको मैंने बोला T2G, ये नाम होता है, और ये EG, अगर इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि भाई डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है ना. यानी द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड ऑन हाउ बिग द एनर्जी डिफरेंस एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड आल्सो, right? The type of the complex form. So the color which we see in the color of the transition wavelength and its complementary color absorbed by the complex compound formation. यानी जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, हम सबको पता है E इज इक्वल टू एच म्यू, और एच म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. यानी जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना कम वेवलेंथ होगा, और जितना कम वेवलेंथ होगा उस हिसाब से अलग अलग लाइट है. आपको पता है ना, विवग्योर में अरेंज करते हो, विवग्योर, तो इसमें कैसे करते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. मतलब इसका वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा है, मतलब रेड की एनर्जी सबसे कम होगी. ठीक है. अगर जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो कौन सा कलर शो करेगा, वॉयलेट करेगा. क्योंकि अगर मान लो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा. वेवलेंथ सबसे कम किसका है, वे मतलब वॉयलेट का. तो वॉयलेट कलर शो करेगा, इंडिगो करेगा, ब्लू करेगा. ठीक है. उसी तरीके से अगर एनर्जी गैप हमारा बहुत कम है, एनर्जी गैप लोअर है, तो एनर्जी गैप लोअर है तो लैम्डा ज्यादा होगा. लैम्डा ज्यादा किसका होगा, रेड के लिए. तो वही बोला है यहाँ पे कि द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड ऑन हाउ बिग द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द टू डी लेवल्स. ठीक है. अब देखो, इन द सीरीज ऑफ स्कैंडियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 4, वेनेडियम प्लस 5 या क्रोमियम प्लस 3, गैमन प्लस 7, all have the empty d orbital, hence dd spectra are impossible, and as such their compounds should be colorless. तो स्कैंडियम 3+ में देख लो भाई, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d जीरो हो गया. टाइटेनियम में भी 3d जीरो, तो इन सब में 3d जीरो जीरो इलेक्ट्रॉन है. सो इसमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं. So all having the empty d orbitals and dd spectra are impossible, and such their compounds should be colorless. But अगर मैं VO2 की बात करूं, CrO4 की बात करूं, MO4 की बात करूं, so in aqueous solution they are colored. Why? Because the color arise due to the charge transfer. तो एक और फिनोमिना होता है बेटा, चार्ज ट्रांसफर का. तो ये भी याद रखना, इसमें कलर क्यों होते हैं, ड्यू टू चार्ज का ट्रांसफर होना. ये लास्ट प्रॉपर्टी है, फटाफट इसको भी खत्म करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. सो मेनी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अभी पढ़ लिया इस चीज को तो. एंड ईच सच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट विद इट, राइट? दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम. कैसे निकालते हैं बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, याद है किसी को? दैट इज अंडर रूट एन, n+2. तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाला करेंगे. ये एन क्या होगा, ये एन होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जैसे कि मान लो किसी ने दे दिया Mn+2, तो Mn+2 में हो गया 3d5. तो 5 को कैसे फिल किया आपने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो गई. तो बस यहाँ पुट कर दो. तो कितना हो गया, √5 एंड 5+2, दैट इज 7 5 35. तो 35 का रूट कितना होगा, 36 का सबको पता है 6. तो ये 5.9 लिख दो. bm इसकी यूनिट होती है. ठीक है, √35. ठीक है बेटा, 5.9. इसमें एक और अच्छी चीज पता है कि इसका रूट हमेशा उतना ही आएगा जितने का रूट तुम्हें पता होता है ना, उससे एक कम. जैसे 36 का रूट तुम्हें पता है 6 होता है, तो इसका आएगा √35. तो अपने मन से 5.9 लिख देना. अब जैसे 49 आएगा, 49 का रूट सबको पता है 7 होता है, तो इसका आंसर आएगा 48. तो 48 को अपने मन से 6.90 लिख देना. ठीक है. तो जिसका रूट तुम्हें पता है ना, उससे एक कम आया करेगा हमेशा ये. तो वो चीज तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखनी है. क्लियर है? तो ये हो गया पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात, कि क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये लोग शो करते हैं. तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट में मिलेंगे. नेक्स्ट में ही बाकी चीज जो है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. आई होप आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट में फिर इसको आगे जितना भी होगा उससे आगे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो एक बार. नो. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे. ओके बेटा. थैंक यू. बाय बाय बेटा.